जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेकर चर्चा कर रहे हैं और अपना जो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर है उसकी संपूर्ण बात हम इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। पूरा कोर्स करेंगे। तो अब तक हमारी जो यात्रा चल रही है उसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं और 6 प्रमुख इतिहास लेखकों की चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में और जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके बारे में, और प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में बेसिक रूप से ये लास्ट रहेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हमारा जो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साहित्य इतिहास लेखन, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। बात करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा है गार्ड दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रीशन, उसके बाद हमने देख लिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी देखें, आचार्य शुक्ल देखें। इस प्रकार हमने 6 प्रमुख इतिहास लेखक जो है उनके बारे में बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की तो एक तो सामान्य परिचय देख लेते हैं, इनका जन्म और मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वह 1905 में हुआ था। जन्म 1905 में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास का टाइम बढ़ाइए, तो आज से हम जो अपनी क्लास रखेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास के वो लगभग 45 मिनट ऊपर ही रखेंगे ना। तो ये क्लास का टाइम बढ़ा दिया हमने। और दूसरी बात है कि हो सकता है हम इस बीच में और चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले आपको, इसलिए मैं टू द पॉइंट बात लिखवाता हूँ, नोट करवाता हूँ। ना कि ज़्यादा चर्चाएं करते हैं, किसी बिंदु को लेकर इतना विस्तार से बातें नहीं कर सकते करने के बजाय मेरा मानना है कि अपन टू द पॉइंट चले, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलें और टू द पॉइंट बात करते हुए चले, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। जैसे कि अगर 40 मिनट की क्लास रहती है तो आपको लगभग सवा घंटे का जो है कम से कम वो मिल जाए उसमें। तो इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि कम से कम बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो जन्म 1905 में हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु हुई थी इनकी 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। अब बात करें कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है, ग्रंथ या रचना। तो इनकी जो रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो रचना है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। अब इस क्लास के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव वाली क्लास भी रखेंगे, इसमें जो अपने जो भी पढ़ा है उसका सारा रिवीजन भी हो जाए और एक आधा 1 घंटे क्लास में आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कब प्रकाशित हुई थी 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में। अब इस ग्रंथ की एक खास बात क्या है कि एक अधूरा ग्रंथ है। अधूरा ग्रंथ, इसमें केवल भक्ति काल तक की चर्चा की गई है, इसलिए इस ग्रंथ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो आप लिख लीजिए कि यह एक अधूरा ग्रंथ है। अब प्रश्न तो ये बन सकता है कि 4 ऑप्शन देंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दे सकता है, वो जॉर्ज ग्रेशन का दे दे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दे दे, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ऐसे 4 ऑप्शन देगा। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ एक अधूरा ग्रंथ है, तो उसका आंसर होगा हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक जो इतिहास है वह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ है, और इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। बात करते हैं कि एक अधूरा ग्रंथ है
क्योंकि इसमें केवल ये भी पूछ सकता है कि कहाँ तक चर्चा है, इसमें केवल भक्ति काल तक की ही चर्चा है, भक्ति काल तक की ही, भक्ति काल तक की चर्चा है, भक्ति काल तक की ही चर्चा है। ठीक है, भक्ति काल की ही चर्चा है। यानी कि इसमें अगर हम ईस्वी की बात करते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक, तो इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही उल्लेख है। इसमें 693 से लेकर के और 1693 ईस्वी तक का ही उल्लेख है। अब बात करें कि प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ग्रंथ अधूरा है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वो अधूरा है और इसमें भक्ति काल तक का ही वर्णन है, 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक। बात करें कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत की थी, तो इसे कितने भागों में विभाजित किया था, इसे कितने प्रकरणों में, तो इसे रामकुमार वर्मा ने रामकुमार वर्मा ने 7 प्रकरणों में विभाजित किया था, 7 प्रकरणों में विभाजित किया था, 7 प्रकरणों में विभाजित किया था। ठीक है, तो कितने प्रकरणों में, 7 प्रकरणों में विभाजित किया था। ये प्रश्न भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है वह कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो 7 प्रकरणों में विभाजित है। यह हुई डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बेसिक बात। एक तो जन्म 1905 में याद रखना है, मृत्यु 1990 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ है जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था। यह एक अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें भक्ति काल तक की चर्चा की गई है। भक्ति काल तक यानी इसमें मानते हैं कि 693 ईस्वी से 1693 तक ईस्वी तक इसका उल्लेख है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है आदिकाल को क्या नाम दिया है, भक्ति काल को और आदिकाल को क्या नाम दिया है, और इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि किसे माना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है, संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहने वाले कौन इतिहास लेखक है, तो वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है। इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है, नाम दिया है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहने वाले कौन है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब बात करते हैं कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, हिंदी का पहला कवि, तो हिंदी का डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, तो मैंने बता दिया पहले 693 ईस्वी से। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य
इतिहास का प्रारंभ हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से मानना है। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, तो 693 ईस्वी से माना है। या किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन से इतिहास लेखक हैं, तो वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। और आदिकाल को संधि काल और चरण काल कहने वाले भी कौन है, तो वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हम बात करते हैं कि इन्होंने जो भक्ति काल की जो भक्ति काल जो है उसमें भी इन्होंने नामकरण दिया। जो निर्गुण जो शाखा थी, ज्ञानाश्रय शाखा थी, उसको तो इन्होंने संत काव्यधारा कहा, और जो प्रेम वाले जो कवि थे उसको सूफी काव्यधारा कहा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की लाइट आ रही है, जा रही है, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। आपको सही तो दिख रहा है ना? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की जो निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा थी, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य एवं जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा थी, प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। ठीक है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि संत काव्य और सूफी काव्य नाम किन्होंने दिया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो भक्ति काल की निर्गुण जो ज्ञानाश्रय काव्यधारा थी उसको संत काव्य का, और प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। तो ये हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमने की। अब इनका एक बार काल विभाजन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनका एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उनके बारे में। तो आप साथ के साथ इनको नोट्स बना रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करो। और साथ के साथ क्लास के टाइम बनवाओ तो और बढ़िया बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ चलता नहीं हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो आप साथ के साथ भी नोट्स बना सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। अब जो बात करेंगे हम इनके इन्होंने जो 7 प्रकरणों में विभाजित किया है और जो काल विभाजन किया है, तो काल विभाजन इन्होंने 5 खंडों में किया है, 5 खंड में 5 भागों में किया है। तो काल विभाजन की बात करते हैं, फिर एक बार फास्ट रिवीजन, और उसके बाद चलेंगे हम काशी नागरी प्रचारणी सभा के ऊपर। तो इनका जो काल विभाजन देख लेते हैं। काल विभाजन आदि भक्ति काल तक इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। काल विभाजन 5 खंडों में, 5 खंडों में, काल विभाजन 5 खंडों में, काल विभाजन 5 खंडों में। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है उसमें देखते हैं कि इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है संधि काल और चारण काल। तो पहला काल है संधि काल, दूसरा काल है चारण काल, ये आदिकाल का नामकरण है। ठीक है। उसके बाद तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार विभाजन किया है सेम वही है। भक्ति काल के बाद
रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल केवल शुरुआती जो बिंदु है वो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो वह संधि काल और चरण काल नाम दिया है। बाकी फिर वही है भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इनके समय की भी बात कर लेते हैं। समय कौन कौन कब का है समय, तो विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी तक संधि काल का समय है। 750 विक्रम संवत से 1000, संधि काल का 1000 से वही 1375, 1000 से 1375 तक। फिर भक्ति काल का 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, 1900 से अब तक। तो ये इन्होंने काल विभाजन किया है 5 खंडों में: संधि काल और चरण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। संधि काल और चरण काल को क्या नाम है, आदिकाल को इन्होंने संधि काल और चरण काल कहा है, आदिकाल को। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और काल विभाजन हो ही गया। संधि काल को 750 से 1000 तक विक्रम संवत, चरण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। अब एक बार इनका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में बात करेंगे। तो जन्म क्या है इनका 1905, मृत्यु 1990, रचना इनका जो ग्रंथ उसका नाम क्या है ये बताइए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कब का है 1938 का। ये क्या है, एक अधूरा ग्रंथ है और उसमें कहाँ तक का उल्लेख किया गया है, तो भक्ति काल तक का। और इन्होंने इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, 693 से, और भक्ति काल इन्होंने 1693 तक कहला के। और इनका ये देख लो, भक्ति काल विक्रम संवत चल रहा है 1693 तक, ये ईस्वी है, ये विक्रम संवत है 1693 तक। इन्होंने अपने जो काल विभाजन मतलब भक्ति काल तक का उल्लेख किया है। इन्होंने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में, तो 5 मतलब 7 प्रकरण में विभाजित किया है। और हिंदी का पहला कवि इन्होंने क्या माना है, स्वयंभू को माना है। और आदिकाल को क्या नाम दिया, संधि काल और चरण काल, आदिकाल को नाम दिया है। और इन्होंने भक्ति काल की जो निर्गुण जो शाखा है उसमें जो ज्ञानाश्रय शाखा थी उसको तो संत काव्य का है, और जो प्रेमाश्रय काव्य जो शाखा थी उसको सूफी काव्य कहकर पुकारा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये हो गया हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और अब तक हम जो है हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास लेखक हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो एक बार सारे जो इतिहास लेखक हमने पढ़े उनके बारे में बेसिक रूप से थोड़ी बहुत जानकारी बात कर लेते हैं तुलनात्मक रूप से। उसके बाद नेक्स्ट काशी नागरिक प्रचारणी सभा, और फिर चलेंगे हम सीधे जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, जो केवल उनके केवल नाम और लेखक लिखने, बाकी फिर ये टॉपिक अपना आज पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं शुरुआत में जो पहले तो है गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। दूसरे थे गारसा दत्तासी के बाद शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। फिर आए तीसरे थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद चौथे आए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। उनके बाद आए आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। और फिर आए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आज हमने बात की डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। ये प्रमुख इतिहास लेखक है जिनके बारे में हमने बात की, और लगभग जो 90% जो प्रश्न हैं वह इन्हीं में से बन जाते हैं। और ये जो इतिहास लेखक है उनके ग्रंथ के बारे में हमने डिटेल से एक तथ्यात्मक रूप से हर तरफ से बात करने की कोशिश की है। बाकी कुछ भी फैक्ट्स अगर और भी शेष बचे हैं तो उनके बारे में हम बात जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे या फिर जो रिविजन क्लासें रखेंगे तो उनके माध्यम से और भी कर लेंगे। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम आपको पता ही है, इनका ग्रंथ था इस्तवार, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम था। और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज।
ग्रीशन जी का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज हो गया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो गया। और मिश्र बंधु का है मिश्र बंधु विनोद। और आचार्य शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का, तीन ग्रंथ इनके, लेकिन प्रसिद्ध ये हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बात की, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, अगर आपको क्रम से पूछे तो क्रम इस तरह रखना है, इस्तवार दलाल तुर्तरेंदु हिंदुस्तानी, और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये हो गए इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और इनके बारे में हमने डिटेल से बात की है। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आचार्य शुक्ल का है, इनके बारे में हम अलग से एक सीरीज चला रखी है, उसके वहाँ डिटेल से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआती ग्रंथ है, इनमें बेसिक जानकारी है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन जितने आचार्य शुक्ल से बनेंगे, कोटेशन से, कथनों से और भी तथ्यात्मक सूचनाओं से, उतने इनमें से नहीं बनते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा में ग्रंथ आते हैं, शुरुआत इन्हीं से हुई है, तो यहाँ की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि इनसे प्रश्न बनेंगे नहीं, प्रश्न बनते ही बनते हैं इनसे भी, लेकिन जो यहाँ से बनते हैं वो तुलनात्मक रूप से ये कम आते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो ये हुई अपनी हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की बात। और हम बात करते हैं जो एक प्रमुख संस्था हिंदी साहित्य की, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, उसकी परंपरा को, ग्रंथों को और एक नए रूप देने का काम किया, और उस संस्था का हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बारे में काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में, काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। इस संस्था का हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का। अब बात करें बेसिक रूप से, तो पहले बात करते हैं कि स्थापना कब हुई, किसने की, उसके बारे में बेसिक बात करते हैं। तो स्थापना की बात करें, स्थापना जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई है वो ये 16 जुलाई 1893, ठीक है, 16 जुलाई 1893 में हुई है। बात करते हैं संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे कक्षा 9 के 3 छात्र। उस समय जो कक्षा 9 के 3 जो छात्र थे उन्होंने इसकी स्थापना की है। और 3 छात्र कौन कौन थे, बात करते हैं, कक्षा 9 के 3 छात्रों ने इसकी स्थापना की थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है बाबू मतलब श्याम सुंदर दास जी का। तो श्याम सुंदर दास। उसके बाद नाम आता है शिव कुमार सिंह का, शिव कुमार सिंह का। और नाम आता है राम नारायण मिश्र का। तो ये 3 जो नाम है वो अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ये 3 विद्यार्थी थे,
3 विद्यार्थी जो कक्षा 9 में पढ़ते थे, 3 विद्यार्थी जो उस समय कक्षा 9 में पढ़ते थे, कक्षा 9 में पढ़ते थे, ठीक है, क्वींस कॉलेज में। तो नाम हो गया श्याम शिव राम। तो इस तरह याद रख सकते हैं, श्याम शिव राम, श्याम शिव राम, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र ने काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी 16 जुलाई 1893 में। 3 विद्यार्थी थे, कक्षा 9 के छात्र थे। ये इनकी बेसिक बात हुई। अब बात करते हैं कि जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना। संस्था बनी तो अध्यक्ष ही बनेगा। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बने थे इसमें डॉक्टर जो मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनके फुफेरे भाई बने थे। कौन थे फुफेरे भाई? राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास जो है वह इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और राधा कृष्ण दास कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र थे उनके फुफेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो ये हुई बेसिक बात कि स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई। संस्थापक कक्षा 9 के 3 विद्यार्थी श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और शिव कुमार रामनारायण मिश्र। और प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई। अब बात करते हैं कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने कौन सी पत्रिका निकाली और उसके इतिहास ग्रंथ इसने जो निकाला, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने, वो कौन सा निकाला, कितने भागों में निकाला, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्थापना हो गई 16 जुलाई 1893 में। अब बात करते हैं पत्रिका जो इन्होंने निकाली है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा से जो पत्रिका निकली थी वो कब निकली थी? एक तो 1896 में, स्थापना के 3 साल बाद 1896 में निकली। और क्या नाम था? काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। पत्रिका काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। बात करते हैं इतिहास ग्रंथ की। तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वह कितने भागों में लिखा है? 16 भागों में लिखा है। कितने भागों में? 16 भागों में। क्या नाम है उसका? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा से काशी नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो वृहद इतिहास है प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित हुआ। और कितने भागों में हुआ बताइए? 16 भागों में। जिसके 16 भाग थे। 16 भाग है। जिसके कितने भाग हैं? 16 भाग। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो है उसकी पत्रिका निकाली 1896 में, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के नाम से। इतिहास ग्रंथ है काशी नागरिक प्रचारणी सभा से जो निकाला वो इतनी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से निकाला 16 भागों में। अब बात करते हैं जो 16 भाग है इनमें से जो लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6-7 भाग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा भाग का क्या नाम है या उसके संपादक कौन है। तो आप एक चार्ट के माध्यम से 5-6 जो महत्वपूर्ण जो भाग है उनके बारे में, उनके संपादक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जो भाग, इधर लिख लो, चार्ट बना लो, भाग, उस भाग का क्या नाम है, भाग का नाम और संपादक कौन था। संपादक ठीक है। तो एक तो सबसे पहला तो जो प्रथम खंड है, पहला भाग, प्रथम खंड वही इम्पोर्टेंट है, पहला भाग।
जिसका नाम है हिंदी साहित्य की आधार पीठिका। हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की आधार हिंदी साहित्य की आधार पीठिका। हिंदी साहित्य की आधार पीठिका। और संपादक कौन है? राजबली पांडे। राजबली राजबली पांडे राजबली पांडे इसके संपादक। बात करते हैं जो अगला जो इम्पोर्टेंट खंड है वो है छठवां खंड। छठवां भाग, छठवां खंड जो है वह इम्पोर्टेंट है। इसमें रीतिकाल, इसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, रीतिबद्ध। और संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। अगला है सातवां खंड, ये भी है रीतिकाल का ही। रीतिकाल रीतिमुक्त, रीतिकाल का है और रीतिमुक्त है। और इसका है भागीरथ मिश्र। भागीरथ भागीरथ मिश्र। भागीरथ सातवां खंड जो है उसका नाम है रीतिकाल में रीतिमुक्त, और भागीरथ मिश्र जो है इसके संपादक हैं। बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट खंड है वो है 15वां खंड। 15वां खंड, इस, इसका नाम है हिंदी आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर आंतर भारतीय आंतर भारतीय आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य। और इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। इसके भी संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। और लास्ट में जो अंतिम जो है 16वां खंड है वो भी इम्पोर्टेंट है। 16वां खंड, और इसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। और इसके संपादक कौन है? राहुल सांकृत्यन। एक तो ये राहुल, इसके दो संपादक हैं ना, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर जो कृष्णदेव है उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय उपाध्याय डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो प्रथम खंड हो गया हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, राजबली पांडे। छठवां खंड जो है वह रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। और सातवां खंड रीतिकाल रीतिमुक्त भागीरथ मिश्र। 15वां खंड है जो आंध्र भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। 16वां खंड हिंदी का लोक साहित्य, जिसके दो संपादक हैं, एक तो है राहुल सांकृत्यन और एक है कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है। ये 5 खंड है, ये अति महत्वपूर्ण है, 1 2 3 4 5, है ना। और इनके नामकरण आपको याद होने चाहिए, भाग का नाम और कौन इसके संपादक थे। तो यह हो गया काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में भी बात हो गई हमारी कंप्लीट। स्थापना कब हुई ये बताइए? 16 जुलाई 1893 में। संस्थापक कौन थे? 3 विद्यार्थी कक्षा 9 के। कौन कौन? श्याम शिव राम, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र। पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास। पत्रिका 1896 में काशी नागरिक प्रचारणी सब पत्रिका निकाली। इतिहास ग्रंथ निकाला 16 भागों में, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से। 16 भाग, जिसके 5 भाग अति इंपॉर्टेंट, उनके नाम हमने लिख लिए। पहला खंड का नाम हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, राजबली पांडे संपादक थे। छठवां खंड रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र संपादक थे। सातवां खंड रीतिकाल रीतिमुक्त भागीरथ मिश्र संपादक थे। और 15वां खंड जो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य जो है डॉक्टर नगेंद्र। और 16 खंड हिंदी का लोक साहित्य, जिसके राहुल सांकृत्यन और कृष्णदेव उपाध्याय संपादक थे। यह हो गई हमारे काशी नागरिक प्रचारणी सभा की बात। और हम बात करेंगे अब हिंदी साहित्य इतिहास के जो संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ रहे और उनके रचनाकार हैं, जो उनके केवल नामकरण और उनके इतिहास लेखकों के नाम याद करने। तो चलते हैं आगे। ये हो गया हमारी काशी नागरिक प्रचारणी सभा।
काशी नागरी प्रचारणी सभा हो गई हमारी। अब बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के से हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य जो प्रमुख ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ संबंधी प्रमुख जो ग्रंथ है और उनके रचनाकार, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। ठीक है, तो एक तरफ नाम लिख लीजिए ग्रंथ का, इस तरह चार्ट बनाना है ग्रंथ, और एक तरफ लिखना है रचनाकार। ठीक है, तो पहला नाम है हिंदी काव्यधारा। पहला ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा। 1944 का है। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी। किसका है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का। पंडित जो है, पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने संपादित किया है। इसमें लिखने वाले जो लेखक हैं वो अलग अलग है। संपादित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये लिख लिया है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। देखिए, ये तथ्यात्मक चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें। इनको अगर आप 2 से 3 बार, मतलब 3 बार भी अगर दिमाग से नज़रों के सामने से निकाल लोगे तो फिर ये आपको आपके जो एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव उसमें सामने आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं है। केवल आपको रिवीजन करना है। 3 बार, कम से 3 से 4 बार एक बार निकाल लेना, उसके बाद आपको याद हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 का है। 1986 का। लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इतिहास लेखक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के। अगले ग्रंथ की बात करें तो साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। यह है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा।
विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास, दर्शन। अगले ग्रंथ की बात करें, अगला ग्रंथ है हिंदी। अब अगले जो 3 ग्रंथ है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के हैं, तो उनको एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे इतिहास लेखकों के ग्रंथ के बारे में। तो हम अब तक 6 ग्रंथों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं 7, 8 और 9, ये जो 3 इतिहास ग्रंथ हैं वो तीनों डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के हैं। तो एक तो है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। और उसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ इनका वो है हिंदी भाषा और साहित्य। ये 1924 का है, 1924। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। और अगला जो इतिहास ग्रंथ इनका है वो है अ, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये जो तीनों इतिहास ग्रंथ है वह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के तीनों इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। बात करें अगले ग्रंथों के बारे में, तो अगले जो 2 ग्रंथ है वह है डॉक्टर मोतीलाल मीनारे के हिंदी राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये जो है वो डॉक्टर मोतीलाल मीनारे की, डॉक्टर मोतीलाल मीनारे की। डॉक्टर मोतीलाल मीनारे की। अगले ग्रंथ की बात करें तो अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी वीर काव्य, हिंदी हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य। किनका है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, टीकम सिंह तोमर का, टीकम सिंह तोमर का है। और अगला ग्रंथ जो है वह है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का नहीं है, काव्य शास्त्र का, हिंदी काव्य शास्त्र का, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र जी का, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। तो हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास से भगीरथ भगीरथ मिश्र जी का, भगीरथ मिश्र जी का। और हिंदी साहित्य और 2 ग्रंथ जो है वह नंद दुलारे वाजपेयी के हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और एक जो ग्रंथ है उनका वो है आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य। ये कब का है? 1950 का, 1950 ईस्वी का ग्रंथ है। और ये है 1945 का, 1945 का। दोनों ग्रंथ किसके? नंद दुलारे वाजपेयी के, नंद दुलारे वाजपेयी।
ठीक है। तो ये हमने 15 जो अति महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ उनके बारे में बात की है। 8-10 ग्रंथ और हैं जिनके बारे में बात करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इन सारे जो इतिहास ग्रंथ है वो है, एक तो लिखा है हिंदी काव्य धारा जो राहुल सांकृत्यायन जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। त्रिपाठी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है ना। हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इतिहास दर्शन है नलिन विलोचन शर्मा जी का। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी का। राजस्थानी भाषा साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टिंगम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक हिंदी साहित्य नंदुलारे वाजपेयी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि अपना परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और फिर हम एक अच्छी व्यवस्था हो सके तो एक स्टूडियो टाइप बना के और फिर वहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करें। अभी बहुत सारी परेशानियाँ शुरुआत है तो आपको भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि आप छात्र हैं, मैं भी एक छात्र हूँ अभी। तो एक इस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी एक हिंदी का छात्र हूँ, तो अपनी वह जो कंडीशन है वो सेम ही है। तो मेरा तो ये कहना है कि रेगुलर तैयारी करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, अच्छी तैयारी करें, इस बार आप भी व्याख्याता बने, ये मेरी शुभकामनाएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।